हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी। चैप्टर 1 द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। समर में अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दोगे तो क्या होगा। आयरन जो तावा होता है या फिर पेन नेल इनको आप छोड़ दोगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, बी रेस्पायर। ये सभी जो है यहाँ पर जो जितने भी सिचुएशन दिए गए हैं, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टांस है सम वाट चेंज। इनकी नेचर इनकी जो आइडेंटिटीज़ है और इनिशियल जो सबस्टांस है उनमें चेंजेस आ जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंजेस में होता क्या है कि जब भी कोई नया सबस्टांस बनकर तैयार होता है तो फिर अगेन उसको पहले वाले सिचुएशन में लाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिक्विड को फ्रीज करा तो वो क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। अगेन उस आइस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अगर वही हम केमिकल चेंजेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने पेपर को बर्न किया तो पेपर जब बर्न होने के बाद एस में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एस में कन्वर्ट हो गया तो अगेन उसको आप पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड हुआ वो अगेन प्रीवियस सबस्टांस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। डैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। वन एवर अ केमिकल चेंजेस ऑकर वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। कभी भी अगर केमिकल चेंज होता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। You may prefer to wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that the chemical reaction has taken place? Let us perform some activity and find the answer of this question. तो ये सारे चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 करेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है। उस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया है, सैंड पेपर से उसको थोड़ा सा रब कर दिए ताकि उसमें आउटर जो लेयर लगे हुए हैं वो हट जाए, ताकि हम प्योर मैग्नीशियम हमें मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने जो मैग्नीशियम का लेंथ लिया है वो 3 to 4 सेंटीमीटर का लिया है। उसके बाद हमने उसको एक टंग के हेल्प से पेयर ऑफ टंग की हेल्प से होल्ड कर रखा है एंड देन उसको बर्न किया गया विद द हेल्प ऑफ बर्नर। एंड जब बर्न करा गया तो ये जो मैग्नीशियम है वो एस में कन्वर्ट हो गया, एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये टंग है, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये आपकी बर्नर है, ये वाच ग्लास है और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे गिर रही है। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक अ वाइट कलर की एक पाउडर होती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डेट, आप देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न कर रहा है तो विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, इसका जो फ्लेम है वो कैसा था, वाइट फ्लेम था। एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर, और पूरी तरह से जो मैग्नीशियम है वो किस में कन्वर्ट हो गई, तो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है वो कौन सी पाउडर है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 गिवन है और एक्टिविटी 1.3 दे रखा है। इससे पहले हम जरा दिखा दें इक्वेशन जो मैग्नीशियम का है। सी यहाँ पर दिखा रखा है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको अगर हम केमिकल मोलिकुलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। सी यहाँ पर दे रखा है MgO2 रिएक्ट करा तो क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ हम आते हैं एक्टिविटी 1.2 में। इसमें क्या कर रखा है कि एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया गया इन द टेस्ट ट्यूब में, ऐड अ पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन इन दिस, और उसमें आपने क्या ऐड किया है, पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करा है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो इसको जरा हम समझते हैं क्योंकि एक्टिविटी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी गई है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट हमने यूज करा है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम बोलेंगे तो PbNO3(2). ठीक है, और यहाँ पर जो हमने पोटेशियम आयोडीन को मिक्स करा है, ठीक है, तो इसका होता है Ki।
ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, लेड सेकेंड आयोडीन बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं PbI2, जिसको हम बोलते हैं क्या, PbI2। उसके बाद हमारा एक और चीज़ बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि KNO3। ठीक है, ये दो चीज़ बनकर तैयार होगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो आपने इन दोनों को यूज़ करा, ये दोनों ही क्या हैं, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशंस है। और जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो ये बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लेड सेकेंड आयोडीन। ठीक है, और ये आपका है पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे राइज हो जाएंगे। पहले तो आपको बैलेंसिंग करने आ सकता है कि इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लोगे किसको, तो आप लोगे PbNO3 मतलब कहने का मतलब हो रहा है लेड नाइट्रेट को। इसमें देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम जो हैं वो 6 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 3 हैं। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और Pb1 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ऑक्सीजन भी 6 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब देखो ये बैलेंस हो गया ना। आयोडीन आपके भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 आयोडीन है, Pb1 था 1 है, सारे बैलेंस हो गए, तो बैलेंसिंग करना आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये पूछ सकता है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो याद रखो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अब एक्टिविटी 1.3 में। तो एक्टिविटी 1.3 में दे रखा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स, ये जस्ट लाइक जिंक के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको लिया गया है, इन द कैनोनिकल फ्लैक्स और टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आप HCl यूज़ कर सकते हो या फिर H2SO4 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टू दिस फिगर, और आपको यहाँ पर एसिड को काफ़ी ध्यान से लेनी है ताकि किसी भी तरीके से कोई हार्म ना पहुँचे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, क्या डालने के बाद, मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके कोई चेंजेस आ रही है। टच द कैनोनिकल फ्लेक्स और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे आपने जिंक ग्रेनुअल में क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो उसमें से जस्ट लाइक एक गैसेस जैसे रिलीज हो रही है। ठीक है, जैसे आपने इसमें डाला, तो इसमें आपने जब डाला इसको तो गैसेस जैसे चीज़ें रिलीज हो रही है। ठीक है, गैस रिलीज हो रही है। ओके, और साथ ही साथ हो क्या रहा है कि इसकी जो अगर आप इन फ्लैक्स को टच करोगे तो वो हीट, मतलब वो गर्म हो रहा है, वो उसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो जिंक को आपने क्या किया, HCl के साथ पहले आपने डाला, पहले हम HCl के साथ डाल रहे हैं, तो हमें बन रहा है जिंक क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बन रहा है जो कि गैस के फॉर्म में है, ये आपका एक्वेस के फॉर्म में है, HCl भी आपने एक्वेस में लिया है। ठीक है, जिंक आपका सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जिंक को किसके साथ रिएक्ट करा है, H2SO4 के साथ, तब क्या बनेगा, तब आपका बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, ये दोनों अगर रिएक्शन पूछा जाए किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, हीट इंक्रीज कर रही है जब वो रिएक्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, कैसे रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, हम तीनों जो एक्टिविटीज करें उससे ये पता चला वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चेंज इन स्टेट में चेंजेज आ रहा है, चेंज इन कलर में चेंजेज आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रीवियस जो हमारा ये था 1.2 जो एक्टिविटी था, उसमें जो आपको मिला था लेड सेकेंड आयोडीन, वो कैसी कलर की थी, येलो कलर की। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि लेड नाइट्रेट जो है और पोटेशियम आयोडीन था, दोनों ही कलरलेस थे, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ जो कि था लेड सेकेंड आयोडीन, वो येलो कलर का था। ठीक है, तो कलर में चेंजेज आए हैं ना। उसके साथ आपका इवोल्यूशंस ऑफ गैसेज हुए, चेंजेज इन
इन टेम्परेचर में भी चेंजेस हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अराउंड अस। कोई भी चेंजेस आप देखते हो अपने आसपास तो ऑफकोर्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, केमिकल इक्वेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन। जब आपने उसको ऑक्सीजन से बर्न करा, एक्टिविटी 1 में हमने देखा था 1.1 में, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस में कन्वर्ट हुआ? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग. It can be written in the short form. The simplest way to do this is written in the form of word equation. जैसे कि word equation में हमने लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। The substance that undergo chemical changes in the reaction, magnesium and oxygen are the reactant. यहाँ पर जो आपके मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। जो बनकर तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ओके। द न्यू सबस्टांस जो बनकर तैयार हुआ दैट इज न्यू सबस्टांस जो बनकर तैयार हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट, ठीक है। A word equation show a change of reactants to product through an arrow placed between them. इन दो जो आपकी जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, उसके बीच आप एरो साइन दिखा रहे हो, ठीक है। एंड द रिएक्टेंट्स ऑफ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हमेशा हम कहाँ पर लिखते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होती है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और जब आप दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हो तो जो दो एलिमेंट्स के बीच में प्लस की साइंस लगती है। जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पर एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन था, इन दोनों को आपने रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हमने प्लस दिया। ये बता रहा है कि दोनों के प्रेजेंस में आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। Now the arrowhead point towards the product and show the direction of the reaction. Now next यहाँ पर देखेंगे, write a chemical equation, ठीक है। chemical equation कैसे हम लिखते हैं? तो in there any other short way for representing the chemical equation can be made more concise and useful if we chemical formula instead of वर्ड्स मतलब वर्ड्स के हिसाब से आप फॉर्मूला यूज़ करना काफ़ी इजीली होता है। उसी से हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म होती है। द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन. If you recall formula of the magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. तो जो हमने ऊपर में देखा था वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई थी इक्वेशन, उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो उसकी फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो. अब यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, बट यहाँ पे काउंट करो तो मैग्नीशियम कितनी है? मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ऑफकोर्स से क्या है? अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड में LHS और RHS दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, ठीक है। तो इफ़ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है, इफ़ यस देयर द इक्वेशन इज बैलेंस. अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है तो आप बोलोगे जो इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस्ड है, अदरवाइज नहीं. इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस. अगर नहीं है दोनों साइड नंबर ऑफ एटम का जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वह सेम नहीं है तो हम बोलेंगे वो अनबैलेंस्ड है. बिकॉज द मास ऑफ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. मास सेम नहीं होते सच अ केमिकल इक्वेशन, इसलिए हम अनबैलेंस बोल रहे हैं कि मास जो है दोनों साइड में सेम नहीं है, दैट वाई हम इसे बोल रहे हैं कि अनबैलेंस्ड है. सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. Equation 1.2 is the skeletal chemical equation of the burning of magnesium in air. एयर के प्रेजेंस में जो मैग्नीशियम को बर्न करा तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ यहाँ पर देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं. तो देखो यहाँ पर रिकॉल द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन. रिकॉल करेंगे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन.
इसमें देखो, रिकॉल द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन द क्लास 9। मास कैन नाइदर भी क्रिएट, मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन द केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। कहना क्या चाह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने पढ़ रखा है क्लास 9 में कि जितनी प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ मास होंगे उतने ही रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मास होंगे। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हुआ उसके जो मास होंगे वो इक्वल होंगे रिएक्टेंट के मास से। अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर है तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। In the other word, the number of atom of each elements remain the same। और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि दोनों ही साइड में LHS और RHS मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में आपके नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे। अगर ऑक्सीजन वहाँ 2 है रिएक्टेंट्स में तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन जो होंगे वो 2 होंगे। अगर मैग्नीशियम 1 है उस साइड तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 होंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इन द केमिकल equation 1.2 balance। Let us लर्न अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम लर्न करेंगे कैसे हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, और यहाँ पे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन फॉर फॉलोइंग 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड। जैसे कि हमने 1.3 की जो एक्टिविटी देखी थी तो उसमें हमने क्या किया था, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या बना था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे सल्फर के 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 है, सल्फर 1 है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस्ड है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस्ड है। लेटस, लेकिन दूसरा जो हमने करा था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया था तो हमें बना था जिंक Cl2 प्लस H2, ठीक है। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 2 है, सॉरी जिंक भी 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है बट आपके जो प्रोडक्ट है उसमें हाइड्रोजन जो है 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 है। तो ऑफ कोर्स ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो ओवरऑल आपका ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो तो ये वाली तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एज द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है तो आप बोलोगे वो इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन वो क्या है, बैलेंस्ड है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। जैसे कि FeS2O मतलब आयरन को आपने वाटर के कांटेक्ट में लाया तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड्स प्लस क्या बना, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ अ बॉक्सेस अराउंड इच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग्स इनसाइड द बॉक्सेस विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन। किसी भी तरीके की कोई चेंजेस आप यहाँ पर नहीं करोगे, जस्ट आपने बॉक्स में डाल दिया। अब नाउ आप देखो यहाँ पर जस्ट आप टेबल बनाओगे जिसमें आप जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको यहाँ पर लिखोगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में, इस जगह पर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो लिखोगे यहाँ पर, और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है प्रोडक्ट में वो आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आयरन है वो तुम्हारा रिएक्टेंट में 1 है, वही अगर आयरन आप देखो प्रोडक्ट में तो 3 है, सी यहाँ पर 3 लिखा हुआ Fe3 तो 3 है। हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 है रिएक्टेंट में, वही हाइड्रोजन आप देखो तो यहाँ पर भी 2 ही है आपके प्रोडक्ट में भी। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ठीक है। इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इट में भी तो ऑफकोर्स ये क्या है, अनबैलेंस्ड है क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
in that compounds select the elements which has the maximum number of atom, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको आप पहले सेलेक्ट करो। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया भी सेलेक्ट ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा है, इसमें है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपका इसमें है, तो इसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन, और उसके बाद आप क्या करोगे, यूजिंग दिस क्राइटेरिया हम सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, Fe3O4 को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, वही आपका जो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ आयरन जो है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो सी इनिशियली आपका जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपका यहाँ पर रिएक्टेंस में कितने हैं ऑक्सीजन, तो वो आपका 1 है ना, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 4 है। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें 4 कर देना होगा, तो इसके भी 4 हो जाएंगे। अगर आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके भी दोनों में सेम हो गया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो सिंपली इस बॉक्स में ये जो H2O है इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 था, ऑक्सीजन 4 हो गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर अभी बैलेंस्ड हो चुका है, बाकी अभी बैलेंस नहीं हुए हैं। ठीक है, नाउ हम आएंगे स्टेप 4 में। ठीक है, स्टेप 4 में दे रखा है Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। अभी भी आपका Fe जो है, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 8 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। 8 क्यों बोल रही हूँ, तो H2 और यहाँ पे 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 इज नथिंग बट 8। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने, 8 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो अभी बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन और आयरन। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम बैलेंस करने वाले किसको, तो हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हम चलेंगे सीक्वेंस में ना, ये हमारा ना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है, तो अब हम इसके पास आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे Fe के पास। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को अब बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पर, ये 2 ऑलरेडी है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके भी 8 हो गए नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के, और इसके भी 8 हो गए, तो दोनों बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया। नाउ हम चलेंगे स्टेप 5 में, जिसमें हम आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें आयरन जो है वो 3 है, वही आपके नंबर ऑफ एटम्स जो आयरन का है वो आपके रिएक्टेंट्स में 1 है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन भी 3 हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ओवरऑल हमने पूरे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट सेम हो गया। ठीक है, नाउ हम चलेंगे स्टेप 6 में। ठीक है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस, अब आप चेक करो कि रियल में बैलेंस हुआ है नहीं, तो आप देख पा रहे हो कि बैलेंस हो गया है। ठीक है, सभी जगह नंबर ऑफ एटम जितने हैं रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ईच एलिमेंट्स के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आप देखेंगे द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन बोथ साइडेड आर इक्वल, द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। ये जो मेथड हमने अप्लाई करा दैट इज नथिंग बट हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एंड वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग अ स्मॉलर होल नंबर कोफिशिएंट। हमने स्मॉलर होल नंबर कोफिशिएंट यूज किया है इसको बैलेंस करने के लिए। नाउ स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट केयरफुली। फिजिकल स्टेट मतलब कहने का मतलब जो आपने चीज़ें यूज़ करा है इन दोनों को केमिकली रिएक्ट करने के लिए, तो उसमें आपने यूज़ क्या किया है, सॉलिड के फॉर्म में आयरन है कि किस फॉर्म में है, जो वाटर है वो गैस के फॉर्म में है या फिर लिक्विड के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट लिखेंगे हर एक इंडिविजुअल कंपाउंड्स के। ठीक है, और एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हम केयरफुली एग्जामिन करेंगे द अबव द बैलेंस। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। जो आपने केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखा, यहाँ पे आपने कुछ भी ये नहीं बता रखा है कि जो आयरन है वो सॉलिड के फॉर्म में है या लिक्विड के फॉर्म में है, जो वाटर आपने यूज़ किया वो लिक्विड के फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में है ना। तो आपने यहाँ पे ये भी नहीं बता रखा है कि ये किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या किस फॉर्म में है। और
और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, कैसे है, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पर जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो स्टेट को भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा आपको उसको इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो उसमें आपको फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना होगा। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। द गैसेस, लिक्विड, एक्वस एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। जैसे कि ये जो जी है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, एल लिक्विड को, ये एक्यू जो है एक्वस को रिप्रेजेंट करता है, एस जो है सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। जो रिएक्टेंट या फिर और प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक्वस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सी यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसका फिजिकल स्टेट की जो आपकी आयरन है वो सॉलिड के फॉर्म में है, वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। और जो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ वो सॉलिड है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो गैसेस के फॉर्म में है, ठीक है। नोट दैट द सिंबल जी इज यूज विथ H2O टू इंडिकेट डेट इन दिस रिएक्टेंट वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यहाँ पर जो वाटर हम यूज़ करें वो किस फॉर्म में यूज़ करें, तो स्टीम के फॉर्म में यूज़ करें। यूजिंग फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडिंग इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। क्या बोला, फिजिकल स्टेट जो होता है, ज़्यादातर केमिकल इक्वेशन में आप फिजिकल स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करते हो तो वो नेसेसरी नहीं होता, मतलब काफ़ी जगह पर अनलेस इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पेसिफाई, लेकिन ये नेसेसरी होता है, हम नहीं देते वो अलग इशू है, बट ये हमारे इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देता है। आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाते हो कि हाँ इनको हम सॉलिड के फॉर्म में लिए हैं, इनको गैसेस के फॉर्म में लिए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना देता है। ऐसे जनरली आप देखते हो कि नहीं दी रहती है फिजिकल स्टेट, ठीक है। Sometimes the reaction conditions such as the temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and below the arrow in the equation। जैसे कि यहाँ पर देखो काफ़ी बार आप जो भी टेम्परेचर, प्रेशर में जो चेंजेस रहता है उनको भी हम मेंशन करते हैं केमिकल इक्वेशन में। जैसे कि देखो यहाँ पे जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, तो CH3OH, ठीक है। उसी तरीके से जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। तो ये फोटोसिंथेसिस के बाद होता है प्लांट्स में, है ना। तो इसमें जनरली आपको बता दिया गया कि किसके प्रेजेंस में ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये भी मेंशन रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो ये इक्वेशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।